this is me Divya Narang, your educator, and welcome to the part 2 of the topic Judicial Review. हम इंडियन पॉलिटी को कवर अप कर रहे हैं और हम यहाँ पे चैप्टर जो है जुडिशियल रिव्यू का वो कवर अप कर रहे हैं. सो पार्ट 1 जो है जुडिशियल रिव्यू का वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो आ चुका है. सो प्लीज़ अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए एंड देन मूव ऑन टू दिस पर्टिकुलर लेसन बिकॉज ये पार्ट 2 है. ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ द जुडिशियल रिव्यू. यहाँ से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं जहाँ से हमारा मेन टॉपिक है जुडिशियल रिव्यू का कि 9th स्केड्यूल में है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ से आई हैं. ठीक है. सो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अब देख लीजिए. आर्टिकल 31B यहाँ पे क्या काम आता है. इट सेव्स Act and regulations which are included in the 9th schedule from being challenged and invalidated on the ground of contravention of any fundamental right. तो आर्टिकल 31B क्या करता है, जितने भी एक्ट्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उन सबको सेव करता है जो कि 9th स्केड्यूल में हमारे एडेड हैं कि वो चैलेंज्ड ना हो, इनवैलिडेट ना हो ऑन द ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स के वोलेशन का. क्लियर. तो ये बात हो गई. इसी के साथ आर्टिकल 31B साथ ही साथ 9th स्केड्यूल ये ऐड हुआ था इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951. वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. और यहीं से IR कोहेलो केस जो कि 2007 का था उसमें भी बोला गया था दैट देयर कैन नॉट बी एनी ब्लैंकेट इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ऑफ द लॉज इंक्लूडेड इन द 9th स्केड्यूल. तो ये सारे चीज़ें आई थी. ठीक है. तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं बट आपको पता होना चाहिए. साथ ही साथ फिर देखिए द कोर्ट held that the judicial review, again see जो बात अभी तक हम करते आ रहे थे, कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का और इट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय पुटिंग अ लॉ अंडर 9th स्केड्यूल. क्योंकि देखिए 9th स्केड्यूल्स में यही हो रहा था कि जो भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं वो हमारे जुडिशियल रिव्यू का पार्ट पहले नहीं होता था. तो सुप्रीम कोर्ट यही चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था कि जो भी फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस आ रहे हैं तो उसको हम 9th स्केड्यूल में डाल दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो जुडिशियल रिव्यू का केस नहीं बन पाता था और हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे. लेकिन बाद में फिर क्या हुआ कि जुडिशियल रिव्यू को कोर्ट ने बोला कि बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का एंड इट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय पुटिंग अ लॉ अंडर 9th स्केड्यूल. ठीक है. तो देयर कैन नॉट बी एनी ब्लैंकेट इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ऑफ द लॉज जो कि इंक्लूडेड है 9th स्केड्यूल में. क्लियर. उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जितने भी लॉज हैं, जितने भी 9th स्केड्यूल के अंदर आफ्टर 24 अप्रैल 1973 में जितने भी आए हैं, दे आर ओपन टू चैलेंज इन द कोर्ट अगर वो वॉयलेट कर रहा है कोई भी फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 या फिर हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को. तो जितने भी लॉज हमारे 9th स्केड्यूल में 24 अप्रैल के बाद अगर ऐड किए गए हैं और अगर वो वॉयलेटेड हो रहे हैं फंडामेंटल राइट्स जो भी हमारे आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 या फिर हमारे बेसिक फीचर को वॉयलेट कर रहा है तो फिर इसमें ये सीन हो जाएगा दे आर ओपन टू चैलेंज इन द कोर्ट. क्लियर. तो अप्रैल 24, 1973 में था कि सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम प्रोपाउंड किया, फर्स्ट टाइम जो हमारा जुडिशियल रिव्यू है उसको फर्स्ट टाइम बोला गया कि इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कब हुआ? आर्टिकल 24 अप्रैल 1973 में. क्लियर. फर्स्ट टाइम यहाँ पे बोला गया था कि जुडिशियल रिव्यू जो डॉक्ट्राइन है वो हमारा बेसिक फीचर है या बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का. क्लियर एवरीबॉडी. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है. चलिए फाइनली यहाँ पे जो कंक्लूजन निकलता है कि हमारा जब भी फंडामेंटल राइट एब्रोगेट होगा दैट मीन्स जो भी कोई बेसिक फीचर उस बेसिक स्ट्रक्चर अगर उस पर कुछ चेंजेस आएगा तो दो ही केसेस होते हैं, या तो वो वॉयलेट कर रहा होगा या फिर नहीं वॉयलेट कर रहा होगा. अगर वॉयलेट कर रहा है मतलब हम वही घूम फिर के बात तो वही आती है ना. तो अगर वॉयलेट कर रहा है तो वो उस पर हम चेक करते कि या तो हम उसमें अमेंडमेंट के थ्रू हो रहा है या फिर हम इंसर्शन इन द 9th स्केड्यूल हो रहा है. तो ये चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं. नहीं वॉयलेट हो रहा तब तो बात ही ख़त्म. तो यहाँ से मुद्दा यही, जो कंक्लूजन यही है कि अगर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हार्म होता है तो वो हमारा जुडिशियल रिव्यू में जाएगा. क्लियर. बेसिक मतलब यही है कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो बेसिक फीचर है उस पर हार्म नहीं होना चाहिए. अगर हो रहा है
तो अगर उस पर कोई वायलेशन हो रहा है ईदर बाय एन अमेंडमेंट और इंसर्शन इन द 9th शेड्यूल, तो वो हमारा जुडिशियल रिव्यू में हमें देखना पड़ेगा अगर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हार्म होता है। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये बेसिक हमारा कंक्लूजन था। क्लियर? चलिए, इसी के साथ हमारा जो डिस्कशन चल रहा था कि वैलिडिटी ऑफ ईच न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू बी जज्ड ऑन इट्स ओन मेरिट्स, साथ ही साथ जो एक्चुअल इफेक्ट और इम्पैक्ट था लॉ का ऑन द राइट्स गारंटीड अंडर पार्ट 3 has to be taken account for determining whether or not it destroys the basic structure। इसी के साथ हम डिटरमाइन करते हैं वैलिडिटी ऑफ द चैलेंज। तो जो भी एक्चुअल इम्पैक्ट पड़ता है लॉ का, ठीक है, कोई नया लॉ आता है या जो भी आता है उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो कहाँ गारंटीड होता है, वो हम कहाँ देखते हैं, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हैं। डिटरमाइन तभी हम करते हैं कि क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर उसको डिस्ट्रॉय हो रहा है उसका कि नहीं हो रहा, और उसी के साथ हम डिटरमाइन करते हैं वैलिडिटी ऑफ द चैलेंज के एग्जैक्टली अब हमें उस पर क्या एक्शन लेना है, क्या वो जुडिशियल रिव्यू में जाएगा कि नहीं जाएगा। क्लियर? एक्शंस टेकन एंड ट्रांजैक्शंस जो भी फाइनलाइज्ड होंगे एज अ रिजल्ट ऑफ अनपंक्ड एक्ट शुड बी नॉट बी ओपन टू चैलेंज। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर वैलिडिटी ऑफ एनी 9th शेड्यूल लॉ हैज़ ऑलरेडी बीन अपहेल्ड बाय द कोर्ट, तो उसको हम ओपन टू चैलेंज नहीं होगा, सच एज लॉ अगेन ऑन प्रिंसिपल डिक्लेयर्ड बाय देयर जजमेंट। हाउएवर, अगर लॉ वॉयलेटिव है ऑफ एनी राइट जो पार्ट 3 में है, वो जाएगा 9th शेड्यूल में आफ्टर 24 अप्रैल 1973, और ऐसे केसेस जो होंगे, जो वायलेशंस होंगे, वो ओपन टू चैलेंज होंगे ऑन द ग्राउंड कि वो डिस्ट्रॉय या डैमेज कर रहा है हमारा बेसिक फीचर, हमारा जुडिशियल रिव्यू में तब जाएगा एज इंडिकेटेड इन आर्टिकल 21 with article 14 and 19 on the principles underlying them। क्लियर? तो जो भी वैलिडिटी है 9th शेड्यूल की, वो हमारे ओपन टू चैलेंज नहीं है, ठीक है, उसको हम डिक्लेयर नहीं करेंगे इस जजमेंट से। लेकिन जो भी पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो और साथ ही साथ 9th शेड्यूल में आफ्टर 24 अप्रैल के बाद से अगर आएगा, उन सारे वायलेशंस जो भी होंगे वो ओपन टू चैलेंज होंगे अगर वो डिस्ट्रॉय कर रहा है या वायलेट कर रहा है हमारा बेसिक फीचर, जो कि इंडिकेटेड है आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 एंड 19 एंड द प्रिंसिपल्स अंडरलाइन विद देम। क्लियर? बेसिक चीज़ें हैं, आपको समझ में आ ही गई होंगी। अगर आप एक बार भी गो थ्रू कर लोगे ना कॉन्सेप्ट्स को बुक से, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? जल्दी से हम क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं जो मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी पूछा था। अगर नहीं समझे आप लोग तो एक बार फिर से देख लीजिए। जल्दी से मैं क्विक रिकैप टाइप समझ लीजिए, हम कर लेते हैं। तो देखिए, जो हमने सबसे पहले बात करी थी कि जो कॉन्सेप्ट आया था जुडिशियल रिव्यू का, वो कहाँ से आया था? वो हमारा आया था यूएसए से, आया था यूएसए से। 1 मिनट। हाँ, तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेट और डेवलप कहाँ से हुआ था? यूएसए से। एंड आई आस्क यू, ये कहाँ से स्टार्टिंग जो इसकी ओरिजिन हुई थी, ये फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग इसका जो ओरिजिन था जुडिशियल रिव्यू का, कौन से केस से हुआ था? दैट वाज योर मार्बरी वर्सेस मैडिसन, दैट इज 1803 में आया था बाय जॉन मार्शल। तो ये मेरा क्वेश्चन था कि कौन से केस से इसको जुडिशियल रिव्यू का ओरिजिन हुआ था। सो दिस इज़ योर आंसर। सो आई वुड लव अगर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे लिखा होगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से रिपीट कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो कौन से कोर्ट के लिए है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के लिए है, बट येस मोस्ट एक्सट्रीम पावर्स आर गिवन टू सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और है, जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी, उन्होंने जुडिशियल रिव्यू को जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। जुडिशियल रिव्यू, ये भी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू, साथ ही साथ हमारा जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर या फिर सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेचर, और साथ ही साथ अगर कोई भी स्टेट या यूनियन अथॉरिटी से रिलेटेड होगा अंडर द स्टेट, वो सारी चीज़ें जुडिशियल रिव्यू में आएंगी, जो कि बेसिक फीचर है जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते एंड दे कांट बी चेंज। तो ये जो 3 कॉन्सेप्ट जो मैंने 3 कैटेगरीज ऑलरेडी डिस्कस की थी, तो वो किसने क्लासीफाई किया था? दैट इज़ योर जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी। समझे आप लोग? ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे जो आपको पता होना चाहिए। ठीक, एक लास्ट टॉपिक है और ये आपका होमवर्क भी है, बिकॉज इसमें मैंने पूरा कवर अप नहीं किया है। ये बुक में इन डिटेल फॉर्मेट दिया हुआ है, तो ये आर्टिकल्स मैं आपको याद नहीं करा सकती या फिर
मैं बोल दूं और आप समझ लो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए ये आपका वर्क है कि इसको एक बार आप लोग गो थ्रू ज़रूर करोगे। आपकी बुक में ये टॉपिक दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द जुडिशल रिव्यू का, ठीक है। उसमें आप देखोगे ढेर सारे आर्टिकल्स की लिस्ट है, जिसमें से मैंने यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं मैंने उन आर्टिकल्स को यहाँ लिख दिया है। बट अदरवाइज जो पूरी लिस्ट है एक बार आप लोग ज़रूर गो थ्रू कर लीजिएगा, आपका ही फ़ायदा, इससे आपका ही रिवीजन हो जाएगा आर्टिकल्स का फिर से। क्लियर? सो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं जुडिशल रिव्यू के लिए। तो जैसा अर्लियर सबसे पहली बात ही मैंने यहाँ पे की थी कि इसको ज़रूर रिवाइज कर लेना, जो कि आपका आर्टिकल 13 है। ये डिक्लेयर करता है दैट ऑल द लॉज जो इनकन्सिस्टेंट है ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी नल एंड वॉइड, और ये लॉ से रिलेटेड है, नल एंड वॉइड है, जुडिशल रिव्यू है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? आर्टिकल 13 से, ठीक। देन कम्स योर, एक मुद्दा हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। हमने जो बात स्टार्टिंग में की थी लॉ और नल एंड वॉइड वाली बात, वो हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड चीज़ हमने डिस्कस करी थी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन। सो हेयर कम्स योर आर्टिकल नंबर 32। इट गारंटीज द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू इशू द डायरेक्शंस, ऑर्डर और द रिट्स फॉर दैट पर्पस, ठीक। ये बात हो गई। Then your article 143 authorizes the president to seek the opinion of the Supreme Court on any question of law or fact or any pre-constitutional legal matters। ये एक बात हो गई। साथ ही साथ हमने सुप्रीम कोर्ट की बात करी है, तो हाई कोर्ट के पास भी हमने ये पावर दी है। तो आर्टिकल 226 में एम्पावर करता है हाई कोर्ट को कि वो रिट इशू कर सकता है, ऑर्डर्स ला सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स फॉर एनी अदर पर्पस। तो बेसिक इन ओवरऑल जो आज हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझा है जुडिशल रिव्यू का, पहला पॉइंट है कि जुडिशल रिव्यू आया किस आर्टिकल्स में बताया है, आर्टिकल 13 में लॉ के बारे में बताया और वहाँ पे नल एंड वॉइड का कॉन्सेप्ट बताया है। तो घूम के वो आ गई बात जुडिशल रिव्यू की। क्लियर? ये बात पहली हो गई। सेकेंडली हमने फंडामेंटल राइट्स और हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 के बारे में बात की थी, और पावर्स हमने किसको दी है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 है और हमारे हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 है, जहाँ पे दोनों यही बोलते हैं, बस एक सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे है और एक हाई कोर्ट के लेवल पे है कि वो जो है ऑर्डर्स या रिट्स इशू कर सकते हैं फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स या फिर किसी और पर्पस के लिए भी। क्लियर? ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हम लोग ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। रेस्ट जितने भी आर्टिकल्स उसमें दिए हुए हैं एक बार आप लोग गो थ्रू ज़रूर करना, एक काम ये है आपका, ठीक। आर्टिकल्स को गो थ्रू करोगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोग रिवीजन कर पाओगे, एक बार फिर से रिकॉल कर पाओगे सारे आर्टिकल्स और कैसे वो सारे आर्टिकल्स इज़ रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशल रिव्यू। ये काम हो गया। एंड ट्राई टू एनालाइज कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपने इतनी चीज़ें पढ़ी हैं, केसेस आए हैं, इतने एक्ट्स आर्टिकल्स इतने रिलेटेड हैं, तो कुछ आपको न्यूज़ में इससे रिलेटेड कुछ मिले तो ट्राई टू नोट दैट पॉइंट ऑल्सो, ठीक। इसके अपार्ट आई हैव कवर्ड द एंटायर चैप्टर ऑफ जुडिशल रिव्यू, जितना भी आपकी लक्ष्मीकांत बुक में दिया था। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, आपको टॉपिक थोड़े समझ में आए होंगे। इफ़ येस डू कमेंट डाउन अगर आपको पसंद आया है। अगर कोई डाउट हो वो भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आपको कोई और डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस। और अगर आपको ये चैप्टर लेसन समझ में आया है तो डू लाइक, ठीक है, आप कमेंट भी करके बता सकते हो। एंड इसी के साथ जो जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है बाय माय साइड इज़ कंप्लीटेड फुल, जो कि बुक में आपका कवर्ड था वो मैंने ट्राई किया है हर चीज़ को शॉर्ट तरीके से और बहुत ही क्रिस्प तरीके से जो बात आप तक पहुंच जाए, आपको क्लैरिटी मिल जाए इस चैप्टर को लेके। सो आई होप आई एम सक्सेसफुल इन दैट और आप लोगों तक ये बात पहुंची होगी और आपको ये समझ में आया होगा। सो इसी के साथ एंडिंग दिस चैप्टर ऑफ जुडिशल रिव्यू एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेसन।